नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की घेराबंदी जारी है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के बाद गहलोत सरकार जल्द नया विधेयक लाने की तैयारी में है। बता दें कि पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाए हैं उसका विरोध करती रहेगी। आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ बिल पारित किया है और राजस्थान भी जल्द ऐसा ही करेगा। वहीं बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र के किसान कानून के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में फैसला किया गया है कि पंजाब की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार 3 नए कानून बनाएगी। इससे पहले मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था, जिसके तहत सरकार ने 3 नए कानून पास किए हैं, जिसमें केंद्र से अलग बातें शामिल की गई है। प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर किसान को एमएसपी से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति की ओर से किसानों पर जमीन फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप अग्रवाल संवाददाता राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब की तर्ज पर अशोक गहलोत ने ये कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ विधेयक लाया जाएगा, क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखो सलोनी, जिस प्रकार से पंजाब में विधेयक लाया गया है, कृषि कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था उसके खिलाफ कृषि कानून विधेयक लाया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी अब इन्होंने ऐलान कर दिया है, गहलोत सरकार ने, कि वो भी विधेयक लाएगी और इसके लिए जल्द ही राज्यसभा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि इस बैठक में केंद्र सरकार के किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 प्रकार के कानून हैं जो हैं, उनमें से राज्य के किसानों को पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी और उनको लेकर किसानों के हित में आवाज बुलंद की जाएगी। सलोनी। संदीप अग्रवाल, बात की जाए हरियाणा पंजाब की, तो हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। किसान सड़कों पे उतर आए, धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो जाहिर तौर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की ओर से क्या मांग रखी गई है? क्या पंजाब सरकार की तरफ से जो विधेयक पास करवाया गया है उसी तर्ज पर लाया जाए या फिर उसके अलावा और अन्य मांग भी किसान कर रहे हैं? बिल्कुल सलोनी, देखो जिस प्रकार से किसानों का लगातार विरोध जारी है और राजस्थान की बात है, राजस्थान में विधेयक के खिलाफ जो कानून लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। पिछले दिनों में किसान महापंचायत हुई थी, उसमें भी यही फैसला लिया गया था कि सरकार को ऊपर दबाव बनाया जाए, राजस्थान सरकार पर, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है कृषि विधेयक को लेकर, कृषि कानून को लेकर, उसके खिलाफ विधेयक लाया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल बैठक की थी उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरोध विधेयक पारित किए हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा करेगा और सेम टू कॉपी ऐसा ही होगा। तर्ज पंजाब हरियाणा की पंजाब की रहेगी। उसके बाद में किसानों की बातचीत की जाएगी। किसानों के जो महापंचायत के जो सरदार हैं या ये कहें कि सूबे के जो महासरदार हैं उनसे बातचीत करके हल निकाला जाएगा। सलोनी। संदीप अग्रवाल, वहीं विशेष सत्र की बात की जाए तो कब तक बुलाया जा सकता है विशेष सत्र? देखिए, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, नवंबर के प्रथम सप्ताह में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और विशेष सत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कानून के विरोध में विधेयक की बात चर्चा की जाएगी। सभी मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें सभी मंत्रियों ने सहमति जताई है विधेयक को लेकर और नवंबर के प्रथम सप्ताह में विधेयक सत्र बुलाया जाने की संभावना बन रही है। वहीं पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन किए गए, ऐसे में बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि विपक्षी लगातार हमलावर होते हैं, विपक्ष और प्रतिपक्ष लगातार हमलावर होते हैं। ऐसे में अगर किसान कानूनों की बात की जाए तो पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा? क्या विपक्ष की ओर से पलटवार किया जाएगा? देखिए सलोनी, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि विपक्ष जो है राजस्थान का, बीजेपी जो अपने मजबूती से विपक्ष निभा रहा है और कृषि विधायक कानूनों को लेकर भी लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कानून लागू किए गए उनके पक्ष में अपना
पक्ष मजबूत करते नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार जो है वो लगातार विपक्ष के आरोपों को दीनादार कर रही है और उन्होंने साफ कहा है कि जो कृषि कानून सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं वो किसानों के अहित में है और हित में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उन्होंने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आलाकमान है, नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, वो किसानों के विधेयक जो किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। विधेयक जो कानून जो लाया गया कृषि कानून वो किसानों के हित में है, न कि अहित में। और कांग्रेस सरकार है वो गुमराह कर रही है किसानों को और आंदोलन को उतारू हो रही है। सलोनी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर वो विधेयक ला रहे हैं, ऐसे में बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां के किसानों की ओर से क्या देखा जाएगा? क्योंकि सिर्फ कांग्रेस जो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे में दोनों ओर से किसानों को किस तरीके से देखा जाएगा? क्या एक अलग लहर यहां पर देखने को मिलेगी या अलग तरीके से यहां पर किसान इन चीजों को देखेंगे? होगी कि आने वाले समय में किस प्रकार से ये लहर होगी या क्या माहौल होगा देश का कृषि कानून को लेकर। लेकिन इतना जरूर तय है कि विपक्ष जो है, यानी कि कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस जो है लगातार आंदोलनरत है और विधेयक जो कानून कृषि के कानून जो आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके खिलाफ आंदोलन को उतारू है। और अभी नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, उनमें भी लगातार इनकी कवायद की जा रही है और इनको हवाला देते हुए वोट की मांग की जा रही है आमजन से, किसानों से। क्योंकि विपक्ष जो है बीजेपी कांग्रेस का जो राजस्थान में अपना मजबूत दावेदारी कर रहा है, तो लगातार ये इन पर पहल कर रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कानून जो लागू हैं वो एकदम सही है किसानों के हित में। वहीं कांग्रेस सरकार जो है लगातार इसको नकारा बताती नजर आ रही है। सलोनी, संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर एक्चुअल जनसभाओं का दौर तेज हो गया है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी के तेजस्वी यादव और एलजेपी के चिराग पासवान भी विभिन्न जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में अपने निश्चय संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को 4 सभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण, सारण और वैशाली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने भी यही कहा है कि नीतीश कुमार की 21 अक्टूबर को पहली सभा पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा के उच्च विद्यालय मैदान केसरिया में होगी। दूसरी सभा सारण के मढ़ौरा विधानसभा के इस्लामिया उच्च विद्यालय ओलनपुल और तीसरी सभा परसा विधानसभा क्षेत्र के दुर्गा उच्च विद्यालय का मैदान सुतिहार में और चौथी सभा वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के एसपीएस कॉलेज मैदान में होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 21 अक्टूबर को 10 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार को 10 बजे दिनारा विधानसभा क्षेत्र के रोहतास बलदेव हाई स्कूल मैदान, 11 बजे नोखा विधानसभा क्षेत्र के बाजार समिति मैदान नोखा, 11:15 बजे शंकर महाविद्यालय सासाराम, 12:30 बजे डिहरी विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल मैदान प्रेमनगर, 1 बजे नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के शहीद भगत सिंह खेल वरुण, 1:50 पर ओबरा विधानसभा क्षेत्र के डाइट मैदान दाऊद नगर और 2:30 बजे हाई स्कूल मैदान कुर्थी, 3 बजे मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र, 3:50 पर लखावर हाई स्कूल मैदान घोशी और 4:30 बजे गांधी मैदान मसौढी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बुधवार को चुनावी दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित करने के लिए कई रोड शो भी करेंगे और पहले दिन पालीगंज और अत्री विधानसभा में उनकी सभा होगी। जहानाबाद और नवादा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। बुधवार को रात में आराम नवादा में ही करेंगे। फिर अगले दिन विभिन्न जनसभाओं को विधानसभाओं को संबोधित करने जाएंगे। चुनावी दौर शुरू करने से पहले
आपको बता दें कि चिराग पासवान भी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जहानाबाद नवादा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। बुधवार को रात में आराम करेंगे नवादा में और फिर उसके बाद विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। चुनावी दौर शुरू हो गए हैं, ऐसे में पार्टी प्रदेश कार्यालय में एलजेपी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट अपील कर रही हैं। प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की जा रही है, अपनी अपनी पार्टियों को जिताने की पुरजोर कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नीतीश कुमार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव आज 10 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और वहीं चिराग पासवान भी आज से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। जनसभाओं के साथ कई रोड शो भी करेंगे चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार चुनावी रण में उतर गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी कई जनसभाएं करेंगे। प्रत्याशियों को लुभाने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। इसी कड़ी में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है और वहीं चिराग पासवान आज से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और आज चिराग पासवान घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान के पिता का निधन के बाद से ही चिराग पासवान का आज ये पहला आगाज होगा। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हरि पाठक संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरि पाठक, आपसे जानना चाहेंगे, चुनावी बिगुल बज चुका है बिहार में, जनसभाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान आज पहली बार चुनावी आगाज करेंगे। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसे चुनती है। इसी कड़ी में बिहार की जनता को लुभाने के लिए जनसभाओं का दौर जारी है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जेडीयू से नीतीश कुमार और एलजेपी से चिराग पासवान जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। हरि पाठक फिर से हमारे साथ एक बार लाइव जुड़ चुके हैं। हरि पाठक, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार विधानसभा का चुनावी रण सज चुका है, बिगुल बज चुका है, जनता को लुभाने के लिए वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। क्या जानकारी मिल पाई है? जी सलोनी, आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी दल अपने कमर कर चुके हैं। वहीं पर चिराग पासवान, रामविलास पासवान के देहांत के बाद पहली बार जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अहम बात इसमें एनडीए की तरफ से ये उस तरह से यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से बिहार में चुनावी सभाओं को आगाज कर चुके हैं। आज नीतीश कुमार, चिराग पासवान ये आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ये अहम देखने वाली बात हो जाती है कि चिराग पासवान आज क्या घोषणा पत्र दे रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान की तरफ से घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी की जा रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, वहीं रक्षा मंत्री भी आज से बिहार चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगर नड्डा की बात करें तो नड्डा भी बिहार चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे में क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता को के समक्ष अपने अपने वादे रखे जा रहे हैं?
सलोनी, जिस तरह से जेपी नड्डा की बात कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की बात कहें तो ये केंद्र की योजनाओं को ही गिनाने में लगे हुए हैं। आदित्यनाथ राम मंदिर की बात करते हैं तो जेपी नड्डा केंद्र के द्वारा जो योजनाएं पारित की गई हैं उनकी बातें करते आ रहे हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो बिहार पर किसी तरह की बिहार को लेकर किसी तरह के नए लुभावने वादे तो नहीं हो रहे हैं, ना ही जो विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार के द्वारा मांगा गया था उस पर ही कुछ बातें की जा रही हैं। जी चाहेंगे, अगर मोदी लहर की बात की जाए तो लगातार पहले भी देखा गया है कि मोदी के नाम से वोट मांगे जाते हैं, मोदी लहर देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यकाल में जितने भी तमाम काम किए गए हैं उसी को लेकर एनडीए जो है बिहार चुनाव लड़ रही है? और ऐसे में अगर दूसरी ओर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस बार सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर वो नहीं देखना चाहते हैं। चिराग पासवान की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि वो बिहार चुनाव के मुख्यमंत्री के तौर पर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको ही देखना चाहते हैं। जी सलोनी, ये सही बात है कि अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजनाएं की गई हैं उनको ही और नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही लेकर बिहार के चुनाव में मुख्य रूप से सामने नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता में कहीं ना कहीं ये आशंका बनी हुई है कि कुछ लोगों का तो कहना है कि इस बार एक नए चेहरे को देखा जाएगा, क्योंकि 15 साल हमने लालू राबड़ी की सरकार को देखा और 15 साल नीतीश कुमार की सरकार को देखा। अब बिहार में बदलाव की बारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव है और सभी राजनीतिक दलों के लोग सक्रिय है, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे ही एक समाजवादी पेशे से चिकित्सक साल 1974 के जेपी आंदोलन के सहभागी डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह खजौली विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्षेत्र के मुद्दे पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह से खास बातचीत की हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मिथिलेश मिश्रा ने। कई राजनीतिक चेहरे सामने में आए थे, उन्हीं में एक नाम एपी सिंह का उभरा था। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अंग्रेजों का दांत खट्टे किए हैं, लेकिन अब समाज की सेवा में आने के लिए तत्पर हैं। 46 साल की राजनीतिक कैरियर के साथ साथ में पहले इन्होंने डॉक्टर का भूमिका निभाया है, सरकारी डॉक्टर भी रहे हैं और उसके बाद समाज की सेवा भी करते रहे। कई निर्धन, कई गरीब का सेवा इन्होंने किया है। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण अब सीधे तौर पे अब समाज सेवा करने के लिए विधायक के रूप में भी आना चाहते हैं। निर्दलीय खड़े हैं, कई दिग्गज नेता यहाँ पर भी खड़े हैं। आज बात करेंगे इससे कि कैसे इस चुनावी समर में उतरेंगे और इनकी क्या पृष्ठभूमि के अलावा समाज सेवा में जो जो इन्होंने कार्य किया है तो क्या क्या निभाया अभी तक, क्या निभाया। मुझे 40 वर्ष यहाँ हो गया है और उससे पहले मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सामान्य एक जो नौकरी करने वाले पदाधिकारी का जो दायित्व है उसका निर्वाह मैं करते रहा। मैं इससे पहले लदनिया पीएससी में पोस्ट है, वहाँ का तत्काल जो विधायक थे माननीय महेंद्र बाबू, गरीबों की कुछ बातों को लेकर, हॉस्पिटल के कुछ बातों को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर उनसे मेरी विवाद हुई और स्थिति पैदा हुई। मुझे संकल्प लेना पड़ा, जनता का मैं सेवा करता हूँ, जनता मेरे ऊपर विश्वास करती, तो मैं अब जब तक यहाँ हूँ तब तक आपको विधानसभा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताया कि आखिर में जो आपका ये विधानसभा क्षेत्र है उसमें आपने आपकी नजरों से कितनी विकास हुआ है, अगर आप जीतते हैं तो कितनी विकास कर पाएंगे, और यह समाज सेवा जो आप करते आए हैं आपकी आंखों में खटता होगा कि ये विकास मैंने नहीं कर पाया, आगामी कर पाएंगे, ऐसा क्या आपने देखा है? मैं समझता हूँ कि आप जरूर खजौली विधानसभा में 25-30 किलोमीटर पहले ही कर दिया। नेशनल हाईवे से आए होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी बस्ती में चले जाएं, यहाँ से बासोपट्टी चले जाएं, यहाँ से खजौली चले जाएं, तो विकास का सबसे बड़ा स्वरूप आपके सामने है। 10 किलोमीटर की दूरी को कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा विकास का पहला। आपकी नजरों में सड़क खराब है? खराब
है ही नहीं, खराब की बात क्या है ही नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आती है तो खास करके चिकित्सा से आती है। आप चिकित्सक भी हैं, तो आपकी नजरों में खास करके आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या नजर आता है? कितनी हॉस्पिटल है, कितनी ज्यादा इलाज होता है? मैं जब सर्विस में था तो बिहार का कैडर था डॉक्टरों का 9,000। मैं समझता हूँ कि नियमित ढंग से अभी 2000 से आगे नहीं, तो आप फर्क, ये 40 वर्ष पहले की बात नहीं बताएगा। अब 40 वर्ष के बाद 9,000 2000 में बदल गए। उसका मुख्य कारण है कि कोई भी डॉक्टर अब नहीं बिहार सरकार में नौकरी करना चाहे। उसका मुख्य है कि वो सुरक्षित नहीं, हॉस्पिटल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और उनको जो तनख्वाह मिलता है, उनके बच्चे का रहने का जगह नहीं। तो सारे लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, बिहार में आज भी 600 साढ़े 600 डॉक्टर प्रत्येक साल, लेकिन आप इस जिला का ही बात करें 250 से काफी अरसा आपने वक्त दिया है, खासकर पीएचसी में आप सरकारी चिकित्सक भी रहे हैं और आप खुद क्षुब्ध होते दिखाए। वही मैं बात कर रहा हूँ। कोई बुनियादी सुविधा आज भी नहीं है, यदि है तो नेता के भाषण में है, हॉस्पिटल के कागज पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, कोई सुविधा नहीं। सब डिवीजन हॉस्पिटल खुला, अब जरा जाके देखिए, लोगों से कंट्रीब्यूशन लेके ऑक्सीजन मंगाया, एम्बुलेंस को चलाने के लिए उनको तेल खुद देना पड़ता है, वो भी भाग्य से मिल गया। इसको क्या करें? आप जीतेंगे तो क्या कर पाएंगे ऐसे? जबकि आपको बता दें कि आपकी जो मूड रहा है आरजेडी की तरफ ज्यादा रहा है, और आरजेडी के समय में आपके 15 साल पहले की बात मैं बताता हूँ, उस समय किसी भी अस्पताल में महज 50-100 से ज्यादा मरीज नहीं जाया करते थे। लेकिन 15 साल के बाद यानी कि नीतीश कुमार ने ये बयान दिया कि आज के दौर में लगभग 10,000 प्रतिदिन लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। आप चिकित्सक हैं, ये तो खाना पूरी है। मैं तो इससे पहले बताया कि खाना पूरी ज्यादा है। आप एक बात का जवाब, जो प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में टीचर का काम क्या है? बच्चे को पढ़ाना, समुचित शिक्षा फाउंडेशन तो नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।